तो ये जो एमिशन लाइंस मैंने डिस्कस किया था कल, ये किसके लिए एमिशन सीरीज वैलिड है बेटा? सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, एमिशन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक, उसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक, एच एंड एच लाइक। हीलियम, हाँ हीलियम आ जाएगा, लिथियम +2 आ जाएगा, बेरिलियम +3 आ जाएगा बेटा। कंसेप्ट क्या है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बस उसके पास, उसके लिए ये फॉर्मूला निकल के आया। और बाकी एलिमेंट्स के लिए तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। इवन हीलियम के भी लाइंस आते हैं, उनका कोई फॉर्मूला कोई निकाल ही नहीं पाया आज तक, कोई फॉर्मूला नहीं है उसका। अब क्यों है वो आगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये लाइमन की लाइंस कौन सी थी? तो ऐसा कोई भी लाइन, कोई भी वेवलेंथ जो इस सीरीज को फॉलो करता हो। इस सीरीज में n1 क्या है बेटा? आप n1 का वैल्यू 1 है और n2 का वैल्यू कितना है? तो बेटा आप 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, करते जाइए। अभी इस पे मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ कुछ, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों Z के बारे में मैं मतलब कि उसी तरीके से मैं बामर सीरीज के बारे में बताया कि विजिबल जितनी भी दिखाई दी उनके बारे में, जो बामर का कलेक्शन था लाइंस का 1/λ = RZ, वहां पे जो n1 का वैल्यू है, यानी बदल ये रहा है बेटा, n1 का वैल्यू 2। अब जब ये 2 है तो n2 का वैल्यू उससे कम रखना पड़ेगा, वरना ये नेगेटिव आ जाएगा। तो यानी 3 उससे ज्यादा रखना पड़ेगा, तो 3 4 5 6 डॉट 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 इंफिनिटी का। उसी तरीके से बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या बेटा? एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है तुम्हारा। ये बताओ, अगर मैं बोलूं कि बेटा एक सीरीज ऑफ नंबर्स है 2 4 6 8, यहाँ nth टर्म का फॉर्मूला लिखते हो, Tn = कैसे लिखते हो? a + n-1 × d लिखते हो ना बच्चा? यस। तो अब मैं पूछूं बेटा, ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? तो नंबर ये एक ऑफ सेट ऑफ सेट है, ये एक सेट ऑफ नंबर है भाई। यहाँ पे आपका nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही यहाँ पे n1 n2 इंटीग्रल वैल्यूज हैं, जो एक सीरीज है। वो आप अरिथमेटिक सीरीज पढ़ रहे हो, यहाँ पे ये एक स्पेशल टाइप का सीरीज फॉलो कर रहा है ये वेवलेंथ। तो n1 n2 आर द डिफरेंट वैल्यूज, उनको क्या क्या रख सकते हैं। तो मतलब आप बोल सकते हो इंटीजर ही है यहाँ तो, सॉरी होल नंबर, क्या पॉजिटिव इंटीजर्स ही है ये सब। अभी तो इतना ही जानो, आगे आपको मालूम चलेगा कि ये n एक्चुअल में क्या होता है। अभी तो आप इतना ही जान के चलो। तो बच्चों कल हमने दो इम्पोर्टेंट चीज बताया बेटा बोर थियरी में। और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो इससे पहले तक प्रॉब्लम थी एटम को एक्सप्लेन करने में, यानी लास्ट एक्सप्लेनेशन अगर आपको याद हो, तो रदरफोर्ड का एक्सप्लेनेशन था। उसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं। यहाँ पे अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा होगा? तो वही सेंट्रीपिटल फोर्स कूलम्ब फोर्स के ही बराबर होगा। कूलम्ब फोर्स ही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा बेटा अंदर की तरफ। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद, कूलम्ब फोर्स के बाद या सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद अगर मैं बात करूं, तो जो दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताया वो ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ घूम रहा है, तो अगर कुछ स्पेसिफिक जगह पे वो घूमो, कुछ स्पेसिफिक रेडियस, कुछ स्पेसिफिक स्पीड के साथ अगर वो घूमे, इस तरह से कि अगर उसका एंगुलर मोमेंटम, बेटा मोमेंटम क्या होता है? m × v। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? m × r। एक्चुअल में वो, अगर आप वेक्टर पढ़ रहे हो तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, लेकिन 90 डिग्री पे है तो sin 90 का वैल्यू 1 होता है, तो इसलिए हम सिंपली ऐसा मान सकते हैं m × v × r। तो ये किसके बराबर होना चाहिए? या तो h/2π, या तो 2h/2π, या तो 3h/2π, या इसी तरीके से सीरीज चलते रहना चाहिए। तभी जाकर के वो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होते हुए भी, एक्सेलरेटेड मोशन करते हुए भी ये एनर्जी नहीं निकालेगा। अब चूंकि नहीं निकाल रहा है, ये बड़ा खास तरह का ऑर्बिट है, तो इसका नाम रख दिया स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोला बेटा? क्या बोल दिया? स्टेशनरी बिल्कुल, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, उनका नाम रख दिया इन्होंने स्टेशनरी ऑर्बिट्स।
स्टेशनरी ऑर्बिट कोई पूछे कि क्या होता है भाई स्टेशनरी ऑर्बिट, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, तो जिसकी ऐसा एनर्जी सर्कुलर फिक्स हो। ऑर्बिट, हाँ जिसकी एनर्जी फिक्स हो, ठीक है, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन वहां चक्कर लगाए तो वहां से उसका एनर्जी रेडिएट ना हो, है ना, वो एनर्जी रेडिएट ना करे। तो ठीक है, सो दीज ऑर्बिट्स where its angular momentum is nh by 2 pi, किसका एंगुलर मोमेंटम बेटा? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इज nh by 2 pi stationary orbit. These orbits where angular momentum of electron is, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बोलते हैं? Because the energy of electron is constant. इसका मतलब क्या है? That is, it does not radiate energy when it is present in these orbits. राइट? तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स में प्रेजेंट रहता है बेटा, तो वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है, ठीक है, ये इनका इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था। सेकंड तो बड़ा सिंपल है, वो कोई भी समझ सकता है। बड़ा सिंपल, चूंकि देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन के स्पीसीज के लिए सारा डिस्कशन हो रहा है बेटा, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर Z है तो उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन? Z Z प्रोटॉन, वेरी गुड। तो Z प्रोटॉन पे चार्ज कितना? Z इंटू ई, करेक्ट है या नहीं? यस सर। तो उसमें लगने वाला जो फोर्स है F सेंट्रीपिटल, जिसका वैल्यू m इंटू वी स्क्वायर बाई आर आएगा बेटा, ठीक है, जो R का मतलब क्या है? यहाँ से यहाँ का दूरी, ये R, ये V है, ये फोर्स था। ये जो फोर्स है वो किसके बराबर है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट हाँ, Q1 into एप्सिलॉन Q2 नॉट, by R square. वेरी गुड। सो Q1 into Q2 by R square is equal R to square. mv square by R. R. तो ये Q1 और Q2 क्या है बच्चों? Q1 का मतलब यहाँ पे आप कोई एक चार्ज लीजिए Ze, Q2 कितना है बेटा? E मतलब इलेक्ट्रॉनिक E. चार्ज। अच्छा, हम प्लस और माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि फोर्स यानी वेक्टर क्वांटिटीज में प्लस और माइनस का मतलब सिर्फ इस बात से होता है कि हमारा डायरेक्शन किधर है, ठीक है। जैसे मैंने बोला प्लस आई कैप, इसका मतलब क्या है? एक यूनिट एक्स एक्सिस की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन, माइनस आई मैंने बोल दिया तो इसका मतलब एक ही यूनिट है, लेकिन इधर मैग्नीट्यूड दोनों का एक ही है। तो अगर हम ये बोल दे कि फोर्स पॉजिटिव की तरफ लग रहा है तो प्लस लगाने का भी जरूरत नहीं है, समझ में? 1 यूनिट फोर्स।
तो वही है, वेक्टर के लिए प्लस और माइनस का सिर्फ और सिर्फ मतलब इससे होता है कि वो कौन से डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा है। तो नेगेटिव का आने का मतलब अट्रैक्टिव इन नेचर है, एक दूसरे की तरफ लग रहा है फोर्स। तो ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन। इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सर एक आर से, आर स्क्वायर से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ZE इंटू ई। अब आर स्क्वायर से उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन जाएगा वो m इंटू वी स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि आर स्क्वायर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। अरे बात समझ में? या उल्टा अगर मैं लिखूं तो क्या आ गया, एम वी स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये अगर इसको मैं थर्ड बोल दूं, हालांकि ये मॉडिफाइड वर्जन ही है किसका, सेकंड इक्वेशन का, तो ये हमारे पास आ गया। अब पहला कौन सा था? पहला आपको मालूम है, एंगुलर मोमेंटम m इंटू वी इंटू आर इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। बोलिए। यस सर। 2 पाई सर। अच्छा, कितने लोगों को यहाँ दिखा कि सर यहाँ पे भी क्वांटाइजेशन आ गया है? सर यहाँ पे भी क्वांटाइजेशन आ गया, देखिए, या तो h/2 पाई है, या तो उसका दुगुना है, या तो उसका तिगुना है। ऐसा नहीं है 1.5 h/2 पाई, 1.25 नहीं, कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं ले रहा है, सर ठीक है, फिक्स्ड एक वैल्यू है। स्पेसिफिक, हाँ फिक्स्ड वैल्यू, एक स्पेसिफिक डिस्क्रीट वैल्यू है, ये भी टुकड़ों टुकड़ों में जा रहा है। तो ये बोलना गलत नहीं है कि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर क्वांटाइज्ड होता है। अगर ये स्टेटमेंट आया तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वो रेगुलर नहीं है बल्कि क्वांटाइज्ड है, डिस्क्रीट वैल्यूज में एग्जिस्ट कर रहा है वो। तो अब ये दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे बच्चों और सॉल्व करेंगे। क्या क्या निकालना था हमको? उस दिन मैंने आपको कल बताया था कि वेलोसिटी v और बताइए, रेडियस। रेडियस आप एंड बताइए, वेलोसिटी। r बताइए, तीन चीज मैंने बोला था, काइनेटिक एनर्जी बताइए, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं बच्चों। तो v का वैल्यू निकालने के लिए क्या करें? अब देखिए दोनों इक्वेशन को देखिए, तो हम क्या करने जा रहे हैं। अगर मैंने ऐसा कर दिया बच्चों, अगर मैंने क्या 3/2 कर दिया, ठीक है, तो क्या निकल के आ रहा है देखते हैं। 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ऊपर देखिए, हाँ v स्क्वायर इंटू आर बटे में कितना आ गया, m इंटू वी इंटू आर, तो ये सब कैंसिल हो गया। सर फोर्थ इक्वेशन है। अच्छा, उसको फोर्थ लिख दिया मैंने, वो तो फर्स्ट था। एक मिनट, ये तो फर्स्ट ही इक्वेशन था हमारा, तो यहाँ नीचे फर्स्ट लिख देते हैं, ठीक। तो r से r कैंसिल हो गया सर, m से m कैंसिल हो गया, एक v से एक v कैंसिल हो गया। उधर राइट साइड में LHS में ये हो गया RHS में, तो z इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखिए बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और होल डिवाइडेड बाई NH अपॉन 2 पाई। अब आपको मालूम है कि दो संख्या को अगर हम a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी करें, तो ये दोनों चीजें बराबर होता है कि a बाई बी उल्टा करके उससे गुणा कर दो d बाई सी से। बात सही बोल रहे हैं क्या? यही होता है ना? यस सर। सर यस। तो यानी अब क्या करो, Yes, इसको sir. मैं उल्टा करके गुणा कर दे रहा हूँ, 2 पाई बटे में NH। अब देखते हैं 2 पाई से इसको कटा दिए 2 टाइम्स में। अब देखिए बड़ा सिंपल सा रिलेशन आ गया बच्चों, v इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए बच्चों, ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट z बाई n। बच्चों ध्यान से देखिए, मैंने z बाई n को अलग कर लिया। क्यों अलग कर लिया? क्योंकि ये दोनों अभी भी बदल सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए इसका मान 1 होगा, बताइए हीलियम आयन के लिए ये वैल्यू 2। बोलिए, z क्या था बच्चों? सर 2 होगा हीलियम। हीलियम के लिए 2, लिथियम हाँ, z तो एटॉमिक नंबर था ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन।
Yes. ओहो, हीलियम के लिए 2. हाँ तो लिथियम प्लस के लिए, +2 के लिए, 1. अरे 3 sir, 3. ए मोटू 3 ना, 3. समझ में आ गया? Yes, sir. तो अब अगर हमको इसको वो करना है बच्चों, तो ये हमारा एक मेन इक्वेशन हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको मैं कोई एक नंबर दे दीजिए, ABCD जो मन करे। ये हमारा स्पीड निकल गया। A. नंबर क्यों होते हैं, हम ऐसे ही रहने देते हैं, क्यों नंबर के बिना मतलब है। अच्छा बच्चों, एक चीज और मैं बता दूं, खैर पहले खत्म कर लेते हैं, इसके बाद बात करेंगे। ये हमारा V निकल गया। अच्छा V निकल गया, तो जैसे ही V निकला वैसे ही हमारा काइनेटिक एनर्जी भी निकल गया। क्यों भाई? Yes. काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? Half MB square. हाफ, बिल्कुल सबसे सिंपल। और ये कितना आ गया बच्चों? तो देखिए, तो मैं लिखने जा रहा हूँ m(e⁴ डिवाइडेड बाई 8, एक मिनट, हाँ 8 h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। यार देख लीजिए बच्चों, ये स्क्वायर स्क्वायर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई 2 मत कर देना एग्जाम में। E. ठीक है, 8h² एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू z² बाई n²। करेक्ट आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes. Yes. Sir. इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं, कहीं भागे ना ये, बॉक्स में बंद कर देते हैं। राइट, ओके। भूख लग गया? Oh. भूख लग गया तो खाओ ना वहीं पे बगल में, क्या दिक्कत है, म्यूट कर लेना बस। तो ये आ गया आपको बच्चों स्पीड का वैल्यू। नंबर मान लीजिए इसको 4 कर दिए, इसको 5 कर दिए। अब बच्चों रेडियस कैसे निकाले, तो रेडियस निकालते हैं। अब यहाँ वाले में मैं कहूंगा ये मुझे सबसे आसान दिख रहा है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा बिना मतलब का। यहाँ पे मैं रख दूंगा तो आसानी से निकल जाएगा। R = NH/2πmv। तो चूंकि क्या था, mv(r) = NH/2π, तो R का वैल्यू क्या आ जाएगा, NH/2π बेटा, Into मल्टीप्लाई MB. बाई 1/, हाँ। तो अच्छा V का वैल्यू अभी हमने निकाला था, अगर आपको याद हो गया हो तो। याद तो नहीं हुआ होगा वैसे। E²/2h, E²/2h, तो मैं ऊपर लेके चला जा रहा हूँ, 2h एप्सिलॉन 0, और Z/n, तो यहाँ पे n/z हो जाएगा। करेक्ट बोल रहे हैं क्या? Yes. सर तो अब देखिए, तो अब ये देखिए तो जरा कितना हो जा रहा है, एक बार ध्यान से देखिए, ये n यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों मिलके n को एकदम अलग कर देना है बेटा, और z को एकदम, ये दोनों को एकदम बाहर रखो। बाकी क्या आ गया आपके पास, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया हमारे पास h² एप्सिलॉन नॉट, और पाई तो रह ही रहा है ना, तो पाई m e²। देखिए तो यही आ रहा है क्या r का वैल्यू? Yes, sir. बच्चों Yes, sir. है ना? तो ये हमारे पास 6th important, really important thing which we have got. This is 6th one, right? Fine everyone. So अब आती है, चलिए ये तो हो गया ABCD के टर्म में वैल्यू। सर असली में अगर आप बोलें तो V का वैल्यू तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना? हाँ बिल्कुल आएगा। आप E का वैल्यू रखेंगे कितना, 1.6 इंटू 10। एक काम करते हैं, हम लिखते हैं V का वैल्यू कितना था, E²/2h एप्सिलॉन नॉट Z/n। बोलिए करेक्ट है? Yes, तो sir. बच्चों अब आप इसको रखिए,
ई के जगह पे 1.6 इंटू 10⁻, या यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए, मैं एकदम सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ। अगर आप निकालेंगे इसको बच्चों, अगर आप निकालते हैं तो ये आएगा 2.16 इंटू 10⁻6 Z/n मीटर पर सेकेंड। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्पीड का वैल्यू है वो इतना ज्यादा आता है, आप मजाक में मत लीजिए बच्चों। अभी मैं बताता हूँ, मजाक में लेना भी नहीं है इसको। आर का वैल्यू जब आप निकालोगे तो आता है अराउंड, कोई बताएगा? 56.9 पिकोमीटर। Yes, sir. So 0.569. 0.569। N square by Z into सर 53 यूनिट picometer. अलग अलग हो सकती है ना, नैनोमीटर में आता है 0.56। हाँ हाँ, वो तो किसी में रख दो, तो 0.53 के आसपास लगभग आएगा। 0.3. हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 0.5 तक भी हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। Yes, n sir. स्क्वायर बाई z, ठीक है, और इंटू 10⁻⁻10 N square मीटर, by Angstrom. और n स्क्वायर बाई z। अब ये 10⁻⁻10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.53 इंटू n स्क्वायर बाई z, क्या? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम। अब मैं एंगस्ट्रॉम में क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि एटॉमिक साइजेस इसी के ही वैल्यू में रहता है, तो इसलिए बेटर है ये कि हम इसी के यूनिट में लिखें इसको, ठीक है। सबके पीछे एक कारण है बच्चों, ऐसे ही कुछ भी मैं नहीं लिख रहा हूँ, है ना। और अगर आप काइनेटिक एनर्जी बच्चों निकाल के रखोगे, ठीक है, तो उसका वैल्यू आएगा, मैं बता रहा हूँ, 2.18 इंटू 10⁻, राइट, 18, एक मिनट, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर जूल, Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर जूल। इसको थोड़ा और बढ़ा के रखेंगे अगर हम काइनेटिक एनर्जी के बाद, तो और क्या, हाँ, इसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालूं, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बहुत बार निकाल रहे हैं, है कि नहीं, तो जो nth ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आएगा बेटा, मैं उसको के ई लिखने के बजाय सिंपली के लिख दूं, के इन nth, कितना आ रहा है? 2 सॉरी, अब आपको याद है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना था? यस सर, 1.6 1.6 इंटू 10 10 टू द पावर to the power -19। तो अगर आप डिवाइड करोगे बच्चों तो ये आएगा, देखो इतना, 13.6 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट है ये, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जैसे ही मैं बोल रहा हूँ वैसे ही याद कर लीजिए इसको, क्योंकि अभी मैं फॉर्मूला खत्म करूंगा तो तुरंत पूछूंगा, वीडियो ऑन करा करा के पूछूंगा सबसे, कोई चीटिंग नहीं होना चाहिए, एकदम याद कर लेना है ये सारा वैल्यू। कौन कौन सा? स्पीड याद कर जाना है, ये जो बता रहा हूँ मैं, ये सारे वैल्यूज को एक साथ याद कर लेना, ये याद कर लेना है, और ये याद कर लेना है, ये भी याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों आते हैं, क्या खत्म हो गया क्या सर? नहीं, अरे ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज बच्चों अगर अट्रैक्टिव फोर्स के रेंज में है प्यारे बच्चों, तो उस पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं, उसके पास दोनों तरह की एनर्जी होगी, इसके पास काइनेटिक भी होगा, इसके पास पोटेंशियल भी होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें भाई? तो पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी मैं बता दे रहा हूँ, 12th में आपको डिराइव कराएंगे सर, इज इक्वल टू होता है सेम चीज बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R। Q into Q. R स्क्वायर नहीं है, बस R हो गया, फोर्स R. में से एक R हटा दीजिए तो वो आ जाएगा। R है तो सर. चलिए पी, हाँ आ जाएगा। तो अब ये निकाले कैसे? तो एक तो तरीका बिल्कुल एकदम लेमैन वाला है, आलसियों वाला तरीका, जो एकदम काम नहीं करना चाहते हैं उनके लिए,
ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं है, वो सिंपल बता दीजिए, आंसर कर लेंगे। कौन सा? कि सर ये सब वैल्यू तो हम जानते ही हैं, Q1 भी मालूम है, Q2 भी मालूम है, और R का वैल्यू हम ऊपर से ला करके नीचे रख देना चाहते हैं, ये इतना मेहनत करेंगे, ला के रख दीजिए। तो जब आप रख देंगे R का वैल्यू बेटा, तो आपको जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा वो मैं लिख देने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इस बार Q1 का वैल्यू कितना है? ZE। Q2 इस बार कितना है? इस बार साइन लेंगे बच्चों, साइन के साथ लिखना है, तो ऊपर माइनस आएगा, -ME⁴ डिवाइडेड बाय, मैं लिखने जा रहा हूँ 4 H² E², ओके, Z²/N², ये आएगा बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको आप थोड़ा कंपेयर करिए, ये आप रखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, कर लेंगे ना अपने से बच्चों? यस सर। रख के देखेंगे तो आ जाएगा, और नहीं तो सर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 × 10⁻⁻12। वैसे उसका वैल्यू क्यों, आप सीधा 1/4πε0 का वैल्यू आप याद कर लो ना, वो ज्यादा यूज में आता है। ये वैल्यू होता है 9, बड़ा सिंपल भी है, 9 × 10⁹ कितना सिमेट्री है, 9 10 9। मेरे 9th क्लास के बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना अभी, 9 10th वाले, अब वो सबको ये सब याद हो गया है। किसी दिन हम टक्कर करा देंगे 9th और 11th का टेस्ट लेकर के, फिर देखते हैं कौन जीतता है उसमें। मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दिखा दो ऊपर, वो लिखा नहीं है अभी। हाँ लिख लो, एकदम लिख लो। सर एक बार फिर से समझा दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा ठीक है बेटा, समझा दे रहा हूँ। कहाँ तक आप सुने थे? सर शुरू से ही नहीं सुने समझे, थे? शुरू से ही नहीं समझे फर्स्ट। शुरू मतलब कहाँ? अरे ये वी का, यस सर। अरे आखिरी चीज आप क्या सुने थे? लास्ट चीज आपके दिमाग में क्या है जो मैंने बताया था? सर ये क्वेश्चन नहीं समझे। अरे बाबा, ये क्वेश्चन क्या, पोटेंशियल एनर्जी का? ये सुने थे कि नहीं, पोटेंशियल एनर्जी? नो सर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी तो सुन लिए ना, स्पीड और ये सब तो? यस सर। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैंने बताया कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसका पोटेंशियल एनर्जी भी होगा और काइनेटिक एनर्जी भी होगा। काइनेटिक तो हम निकाल लिए, पोटेंशियल एनर्जी कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, तो फोर्स कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। कितना होगा? तो उसका वैल्यू एकदम फोर्स के जैसा ही देखने में है, बस एक आर नीचे कम रहेगा, R² के बजाय R रहेगा बस। और R का वैल्यू जब आप रखेंगे ऊपर से, यहां से ये पूरा उठा के एज इट इज जब रखेंगे, तो बच्चों आप R रखते ही ये एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा। करके देख लीजिए, मैंने बताया ये एकदम सिंपल लेमन मेथड है ना। थोड़ा स्मार्ट तरीका क्या है बताऊं, जल्दी से डिराइव हो जाएगा। यस Yes, sir. ठीक है, क्या तरीका है तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में समझ में आना चाहिए। mv² / r = क्या था बेटा? अगर आप इसका वैल्यू याद हो तो आपको याद था कि m × v² / r का वैल्यू कितना था? मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, कितना था? ZE² फोर्स अपॉन 4πε0 r², यही था ना बच्चों? यस यस तो सर। अब ये r से r, जब आप r से r कैंसिल करा रहे थे, तो आप दिख रहा था क्या, m × v² बच गया इधर, और उधर कितना बच गया? ZE² / 4πε0 r। आप देखिए तो ये दोनों बराबर हैं क्या? दोनों सेम ही चीज है क्या? क्योंकि जब मैं इसको रखूंगा, that is equal to -ZE² अपॉन 4πε0 r। देखिए तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है क्या? बस साइन का अंतर है, करेक्ट? यस सर। अच्छा, और ये दिख रहा है क्या? ये कुछ और नहीं बल्कि ये तो काइनेटिक एनर्जी का डबल है।
मैं अगर दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, हाफ mv स्क्वायर, उधर भी हाफ ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r, तो दिख रहा है क्या कि ये हमारा पोटेंशियल का पार्ट था और ये क्या है, काइनेटिक। बोलिए बच्चों। यस सर। और काइनेटिक तो हमको ऑलरेडी मालूम है कितना था, वो तो हम ऊपर निकाल लिए थे, नहीं निकाल लिए थे हम लोग तो काइनेटिक हाफ mv। जैसे ही v मालूम चला वैसे ही हाफ mv करके हम लोग निकाल चुके थे, हाफ mv स्क्वायर। कहाँ गया यार, ये रहा। तो बच्चों जैसे ही आपको v मालूम चला, काइनेटिक एनर्जी, तुरंत आप पोटेंशियल मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो क्लियरली यहाँ से साफ मालूम चल रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ नेगेटिव साइन है। करेक्ट? क्यों नेगेटिव में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि माइनस तो यहाँ लगाना पड़ेगा ना बच्चों। ZE स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो मैं इसी के जगह पे माइनस पोटेंशियल एनर्जी लिख दे रहा हूँ। चलेगा? यस सर। Yes, sir. तो माइनस PE बाई 2 इज इक्वल टू K, तो PE इज इक्वल टू माइनस 2KE। ये एक बड़ा सुंदर सा रिलेशन, क्योंकि आपको काइनेटिक मालूम है तो आपको पोटेंशियल भी मालूम है। तो ध्यान रहेगा ये बात। ये रफ मैंने किया, यस सर। Yeah. ये रफ है ना, ये रफ किया है, ये कोई नोट कर, मतलब ये आपके समझने के लिए है बस। तो स्मार्ट तरीका मैंने क्या बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी डबल है, बस साइन में नेगेटिव है काइनेटिक एनर्जी की। इस पे बच्चों एक बार IIT JEE ने कॉलम मैचिंग क्वेश्चन दे दिया था। मतलब आप सोच रहे हो सीधा 6 नंबर 8 नंबर के क्वेश्चन एक ही चीज पे, बस पोटेंशियल काइनेटिक, पोटेंशियल टोटल एनर्जी, सबका रिलेशन। अब बच्चों पोटेंशियल मालूम चल गया, ये मालूम चल गया, तो टोटल एनर्जी नहीं मालूम चल जाएगा? क्यों बच्चों? जब काइनेटिक हो गया, Yes, sir. पोटेंशियल हो गया, तो टोटल एनर्जी कितना, टोटल एनर्जी कितना होगा बच्चों? सर काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। Kinetic energy plus potential energy. टोटल एनर्जी को EN से डिनोट करते हैं। EN मतलब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू P प्लस K, और हमें मालूम है P माइनस 2K है, और ये हो गया माइनस K। अच्छा, हम बार बार काइनेटिक को क्यों बोल रहे हैं, हम हर बार काइनेटिक की तरफ क्यों लेके आ रहे हैं हर चीज को? इसलिए क्योंकि काइनेटिक सबसे आसानी से निकलता है। V मालूम चलते ही हाफ mv स्क्वायर हो गया, काइनेटिक निकल गया। समझ में आ रहा है? यस Yes, sir. इसलिए हम काइनेटिक की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अब फिर से उसके टर्म में लिखे तो माइनस m e टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ये आ गया हमारा टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन बच्चों। तो गजब चीज आ गया ये सब, एकदम ध्यान में। कुछ कुछ नोट वाली बातें कि v का वैल्यू कैसे याद करेंगे, E स्क्वायर बाई, एक चीज याद कर लीजिए बाकी काम आसान हो जाएगा, E स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन 0 z बाई n। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे रखेंगे हाफ m इंटू v का वैल्यू E स्क्वायर बाई 2h एप्सिलॉन नॉट z बाई n होल स्क्वायर करिए, कितना आ जा रहा है, m e टू द पावर 4 z स्क्वायर बाई 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी आ गया। पोटेंशियल एनर्जी, चूंकि पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस 2KE होता है, तो ये भी निकल गया। कितना, m e टू द पावर 4 z स्क्वायर, बस एक नेगेटिव साइन। बोलिए बच्चों। यस सर। यस सर। अब मतलब मैं ये सब क्यों मजदूरी क्यों कर रहा हूँ, ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं कि कैसे हमको जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम भी तो बचाना है। क्यों भाई? तो 4h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद कर लेते हैं ना।
क्या कितना वैल्यू? अरे बाप रे बाप, कभी कभी एक्सप्रेशन से रिलेट 13.6 जेड ना ना स्क्वायर। ना 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 ना, कभी कभी इसी यूनिट में पूछता है, बताओ फिर क्या करोगे? फिर पूरा डिराइव करोगे? तो अगर डिराइव करना भी है तो हमारा ऐसा प्रैक्टिस होना चाहिए कि हम कम से कम टाइम में डिराइव कर ले उसको। इसलिए डेरिवेशन का पता है, हम जब 11th में पढ़ते थे बच्चों, तो जब सर ने ये पूरा डिस्कशन किया था, तो कम से कम मुझे याद होगा कि मैंने कम से कम 30 से 40 बार पूरे साल भर में इस फॉर्मूला को डिराइव किया होगा। तो ई एन टोटल एनर्जी बराबर क्या था बेटा? P प्लस के। P कितना था बेटा? -2K। और काइनेटिक एनर्जी कितना है? K। तो टोटल कितना आ गया? -K। ये ई एन है। तो E का वैल्यू, ई एन का वैल्यू, K का वैल्यू कितना था बेटा? -me⁴ डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। आ गया बात समझ में बच्चों, कैसे लिखना है एग्जाम में और ये सब में, कैसे ये सारे एक्सप्रेशन तेजी से लिखना है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। इसलिए बच्चों मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। अब समय शुरू हो गया है आपके प्रैक्टिस करने का, ठीक है? अब आपके पास सफिशिएंट काम अब शुरू हो गया है डेली डेली। न्यूक्लियस बहुत दिन हम लोग सीख लिए, अब बोर थियरी का बारी आ गया है। तो इतना सबको याद रहना चाहिए, जिस दिन पूछूं मैं ये पूरा चीज मेरे सामने आपको पलट देना है, यहां से लेके यहां तक। इतना ही नहीं, ये तो सिंपल सा चीज मैंने पूछा, इसका वैल्यू भी 2.16 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। ये जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है ये भी मेरे सामने रहना चाहिए, 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है बेटा -27.2, ठीक है, Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो En का वैल्यू है ये भी कितना बेटा? 13.6 Z² नेगेटिव में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, एक बार एग्जाम में ये पूछा था कि ये जो टोटल एनर्जी नेगेटिव आने का क्या मतलब है? आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टोटल एनर्जी या नेगेटिव आने का क्या मतलब है? तो टोटल एनर्जी नेगेटिव आने का मतलब बेटा सिस्टम इज बाउंडेड, राइट? इफ टोटल एनर्जी of a system is negative, then it means system is bounded। आ रहा है बात समझ में? यस सर। सिस्टम इज बाउंडेड बेटा। तो इसका मतलब बता दो। हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ। बाउंडेड का मतलब कि अब ऐसे समझने की कोशिश करो तो और जल्दी आएगा। जैसे मान लो मैंने एक प्रोटॉन लिया होता और इधर प्रोटॉन लिया होता, तो इनका अगर आप यही सेम चीज सब कुछ करेंगे तो एनर्जी इसका पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या है? साफ बता रहा है कि ये सिस्टम स्टेबल नहीं है, टूट जाएगा तुरंत, ये भाग जाएगा, रुकेगा नहीं। बाउंडेड का मतलब कि बंधा हुआ है एक दूसरे से। ऐसा मान लो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में ऐसे बंधे हुए हैं कि एक दूसरे को छोड़ के जा ही नहीं रहे, ये हमेशा ऐसा घूम ही रहा है। इसको बोलते हैं बाउंडेड सिस्टम। एक दूसरे से दूर ना जाए, स्टेबल सिस्टम, बाउंडेड सिस्टम, ठीक है? तो बाउंडेड का मतलब जो कि स्टेबल हो, सेल्फ सस्टेनिंग हो, अपने आप वो हमेशा चलता रहे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के राउंड हमेशा घूमता रहे। लेकिन प्रोटॉन लगा दिया तो क्या होगा? तब इसको मुझे फिक्स करना पड़ेगा, यहाँ पे एक थ्रेड लगाना पड़ेगा, फिर ऐसे भगाएंगे तो शायद ऐसे चलता रहे। लेकिन ये लगाना पड़ेगा, वरना ये अपने आप तो रुकेगा नहीं, तुरंत भाग जाएगा क्योंकि रिपल्शन हो रहा है। तो वो नॉन बाउंडेड सिस्टम है, अनस्टेबल सिस्टम है। ये क्या है? स्टेबल है, बाउंडेड है। क्लियर? ध्यान रहेगा बच्चों? यस सर। यस सर। अब देखिए मैं आपको कल के लिए कुछ काम दे रहा हूँ, ठीक है? कुछ काम देना है मुझे और मुझे ये चेक करना है कि आप उसको कितना करके आ रहे हो।
क्या काम करना है। अब बच्चों सबसे पहला मुझे फॉर हाइड्रोजन एटम ये बताइए, जैसे ही मैंने नाम लिया हाइड्रोजन एटम का, वैसे ही क्या चीज आपको मालूम चल गया कि इसका Z का वैल्यू कितना है। जैसे ही हमने हाइड्रोजन बोला बेटा, Z का वैल्यू तुरंत क्या आ गया 1, और Z जैसे ही 1 आ गया वैसे ही हमें सारे फॉर्मूला में Z का वैल्यू 1 रख लेंगे। हाइड्रोजन का स्पीड कितना आएगा, तो आपको अगर याद हो तो 2.16 इंटू 10⁻+6 Z/n, तो 1/n आ गया मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों ये n क्या है वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो n को बोलते हैं बेटा ऑर्बिट Number of नंबर। orbital. नहीं, नो नो नो, दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। n का मतलब ऑर्बिट नंबर है। There is huge difference between orbit and orbital. Both are not at all same. They are entirely different thing. Right? Orbit and orbitals are completely different thing. Orbit Yes. is a circular thing. Orbital is a three-dimensional thing. सर ऑर्बिट Anyway. तो होते भी नहीं है ना Hey, सर। relax. We'll talk about it later. हाँ, देखो बच्चों मैं क्या डिस्कस कर रहा था यहाँ पे कि ये n का मतलब क्या है बच्चों। तो ये अगर आपको याद हो, शुरू में मैंने बोला था बेटा कि ऐसे जगह पे घूमेगा इलेक्ट्रॉन जहां पे ये वैल्यू h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा, यानी n, यानी कभी 1 आ गया, कभी 2 आ गया, कभी 3 आ गया। ये जो 1 2 3 है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। इसका फिजिकल मीनिंग है कि जब आप 1 2 3 4 रखोगे तो ये न्यूक्लियस से कुछ एक फिक्स डिस्टेंस आएगा। ये R1 आ गया, ये R2 आ गया, ये R3 आ गया। जब आप N1 2 3 रखोगे बेटा तो ये सारी वैल्यूज हैं। इन जगहों पे अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा एज पर बोहर थ्योरी। तो इन्हीं ऑर्बिट्स को, ऐसे कितने हैं, 3 4 5 6 हैं क्या? बस नहीं सर, इनफाइनाइट है, करते जाइए, खत्म नहीं होगा। समझ में आया बच्चों? तो n का मतलब क्या है? ऑर्बिट नंबर। यस सर। तो ये जो सबसे नजदीक वाला है उसको फर्स्ट ऑर्बिट बोलेंगे। तो अगर हम n = 1 कर दिए तो फर्स्ट ऑर्बिट, n = 2 कर दिए तो सेकेंड ऑर्बिट, n = 3 कर दिए बेटा तो थर्ड ऑर्बिट, n = 4 कर दिए, n का वैल्यू 1 डालेंगे यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा स्पीड? 2.16 इंटू 10⁻6, 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। कुछ हवा लग रहा है कितना ज्यादा है ये? 10⁻6 को किलोमीटर में बदल लेते हैं बच्चों। ये बताइए 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। Yes. 10⁻3 मीटर। अब इसको अगर हम लिखे तो स्पीड का वैल्यू कितना आ गया? 2.16 इंटू 10⁻3 किलोमीटर एक सेकेंड में। इसको और अच्छे से लिखे तो 2160 किलोमीटर एक सेकेंड में। आ रहा है बात समझ में? यस तो 2160 किलोमीटर। अरे बाप रे, सर फट जाएगा। ये देख लो, रॉकेट से दुगना है। अरे बाप रे बाप, पटना से लेकर के दिल्ली, दिल्ली। कितना दूरी होगा यहाँ से? यहाँ पटना टू दिल्ली। इसका तो 1000 में होगा कुछ, 2000। रॉकेट का दुगना है ना सर। पटना टू दिल्ली डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस कितना है? एक मिनट, पटना टू दिल्ली फ्लाइट आ गया, घबरा गया, डिस्टेंस कितना है? तो बच्चों 1096 किलोमीटर है, 1096। और वो भी बाई रोड में बता रहा हूँ, रोड से चलेंगे तो अब दिख रहा है एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली आ जाएगा। समझ रहे हो स्पीड कितना ज्यादा है इसका? मजाक में मत लो इलेक्ट्रॉन को, कितना स्पीड है।
इमेजिन करो हमारे कोई एरोप्लेन या किसी चीज का इतना स्पीड आ जाए, कितना मजा आएगा। 1 सेकंड में यहाँ से हम पटना पहुंच गए, वहां बच्चों का क्लास लेके फिर अगले सेकंड घर पहुंच गए। दिख रहा है कितना जबरदस्त है। तो ये इतना ज्यादा ये वैल्यू, मतलब इस पे कल्पना से परे है ये, ठीक है। इतना जल्दी हम लोग सोच भी नहीं, पलक झपक रहे हैं तब तक ये पहुंच गया पटना, अगले पलक झपकने से पहले ही पहुंच गया दिल्ली। सोच लो कितना जबरदस्त। तो इतना ज्यादा फास्ट चलता है बच्चों इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों इलेक्ट्रॉन। और अब आप, मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि ये बताओ n = 2, 3, 4 ये सब करते जाएंगे तो स्पीड पे क्या असर आएगा। यानी अगर इलेक्ट्रॉन, हाँ बिल्कुल, क्योंकि n से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे स्पीड कम होगा और बार और कम और बार। तो ऐसे ऐसे करके एकदम लगभग बाहर जब एटम चला जाए, यानी अपने अट्रैक्शन रेडियस से बाहर, यानी n का वैल्यू इनफाइनाइट कर दें, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? टेंड्स टू v का वैल्यू, जीरो। n का वैल्यू, Zero. हाँ कल के लिए जो काम है वो मैं दे दे रहा हूँ, बात में वो छूट ना जाए। हाइड्रोजन लेना है बच्चों एक साइड, और एक साइड हीलियम आयन लेना है आपको। और क्या निकालना है आपको बच्चों? पहला निकालना है V1, V2, V3। आई होप समझ में आ रहा होगा। V1, V2, V3 का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट। वैसे ही यहाँ पे आपको V1, V2, V3 निकालना है। ऐसे ही R1, R2, R3 भी निकालना है बच्चों, कर लोगे? यस सर। Yes. यस सर। ऐसे ही बच्चों E1, E2, E3 भी निकालना है। ये किस लिए करवा रहे हैं मजदूरी? ताकि आपका प्रैक्टिस हो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा याद होगा ये वैल्यू, ठीक है। और एनर्जी तो सिर्फ 3 तक नहीं, एनर्जी मुझे 4, 5, 6 तक चाहिए, कम से कम 6 तक तो हमको चाहिए ही। 7 कर दिए तो खुश हो जाएंगे हम। तो E4, E5, E6 एंड E7 कौन सा ये एनर्जी, टोटल एनर्जी, इतना कल मुझे कैलकुलेशन करना है विथ डेरिवेशन, पूरा याद रहना चाहिए। रहेगा सबको? Yes, यस sir. सर।